Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will complete the topic Introduction to Macroeconomics. Last time हमने Macroeconomics का पोर्शन स्टार्ट किया था और उसमें हमने डिफाइन किया था मैक्रोइकोनॉमिक्स को और उसको डिफरेंशिएट किया था बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स एंड वी हैव एक्सप्लेन्ड मैक्रोइकोनॉमिक गोल्स, जो कि 4 हमने गोल्स उसमें डिटेल में डिस्कस किए थे और लास्ट में हमने उसमें 3 पॉलिसीज़ को एक्सप्लेन किया था, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड ग्रोथ पॉलिसी, और फर्स्ट 2 पॉलिसीज़ में फर्दर हमने उसकी टाइप्स को भी बताया था। तो आज जो हम इसमें टॉपिक्स पॉइंट्स कंप्लीट करेंगे उसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स देखेंगे, सर्कुलर फ्लो डायग्राम, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, और लास्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे उन फैक्टर्स को जो एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स. मैक्रोइकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन 4 components: households, firms, government and international sector. These 4 sectors will interact with each other in different ways that involve either receipt or payment of income. ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। इसमें से एक सेक्टर की इनकम दूसरे के साथ रिलेट कर रही है या एक सेक्टर एक दूसरे सेक्टर को पे कर रहा है और दूसरा सेक्टर किसी और से रिसीव कर रहा है, तो इनकी रिसीविंग और पेमेंट की इंटरेक्शन यहाँ पर होती है। इसमें फर्स्ट है हमारे पास हाउस होल्ड्स ओन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 4 हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जिनको हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। ये वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जो हाउस होल्ड्स के पास होते हैं। हाउस होल्ड्स प्रोवाइड द सर्विस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द फर्म्स एंड गवर्नमेंट एंड रिसीव पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। हाउस होल्ड्स के पास ये तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को। फर्म्स उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज करके उससे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है और उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में हाउस होल्ड्स को इनकम या उसकी पेमेंट करती है। अगर उसने लैंड हायर की है तो उसके बदले में फर्म रेंट देगी, लेबर हायर की है तो उसको वेजेस देगी, कैपिटल हायर किया है तो उसको इंटरेस्ट देगी और एंटरप्रेन्योर हायर किया है तो उसको प्रॉफिट देगी। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट होते हैं हाउस होल्ड से और उसके बाद मूव करते हैं फर्म्स की तरफ, या गवर्नमेंट भी इनको ले सकती है हाउस होल्ड से और उसके बदले में उसकी पेमेंट्स कर सकती है। तो हाउस होल्ड जो है वो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। उसके बाद फर्म्स, अभी ऊपर हाउस होल्ड से फर्म्स ने ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए हैं, इन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अब वो यूटिलाइज करेगी, प्रोसेस में लेके आएगी, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगी। फर्म इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट बाइज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउसहोल्ड्स and then produces and sell their goods and services to households and the government and earn revenue from sale. फर्म इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। उन गुड्स एंड सर्विसेज को वो मार्केट में सेल के लिए भेजती है और हाउस होल्ड्स उन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं और उसके बदले में उसकी प्राइस पे करते हैं। तो इस तरह से देखें, अब ये हर कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। तो इसमें गवर्नमेंट भी फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकती है। थर्ड कंपोनेंट इज गवर्नमेंट. The government will collect taxes from households and firms. Government revenue will be spent on development and operational purposes. टैक्स जो है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। गवर्नमेंट इन दोनों कंपोनेंट्स, अभी जो ऊपर हमने पढ़े हैं हाउस होल्ड्स और फर्म्स, इन दोनों से टैक्सेस लेती है और उसको अपने डेवलपमेंट या ऑपरेशनल पर्पसेस के लिए यूज करती है। आगे हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इन दोनों एक्सपेंडिचर्स को भी पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट ऑल्सो बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड्स फॉर पब्लिक कंजम्पशन. गवर्नमेंट हाउस होल्ड से भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज कर सकती है। और फोर्थ जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक कंपोनेंट है दैट इज इंटरनेशनल सेक्टर. द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड refers to foreign sector which involves imports and exports of goods and services.
जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसको हम कहते हैं फॉरेन सेक्टर या इंटरनेशनल सेक्टर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब कि जो हमारी कंट्री से बाहर जितने भी कंट्रीज हैं वो इंटरनेशनल सेक्टर या फॉरेन सेक्टर उसको कहते हैं। और उसमें हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स आ जाती हैं कि जब हम आउटसाइड द कंट्री ट्रेड करते हैं तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो हमारा ट्रेड सेक्टर या फॉरेन सेक्टर बन जाता है। तो अगर हम इन 4 कंपोनेंट्स को इस तरह से समराइज करें, हाउस होल्ड्स को मैं नेम दे दूं सी का। सी मीन्स कंजम्पशन। कंजम्पशन किसकी? हाउस होल्ड्स की। फर्म्स को मैं नेम दे दूं आई। आई मीन्स इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसकी? फर्म्स की। जी को एज इट इज जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट। एंड इंटरनेशनल सेक्टर को मैं नेट एक्सपोर्ट्स कह दूं या एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स कह दूं। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो मेरे पास ये एक इक्वेशनल फॉर्म भी बन सकती है, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। X स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट्स माइनस M स्टैंड्स फॉर इंपोर्ट्स। तो ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिक इक्वेशन है, जिसको हम जीडीपी की इक्वेशन भी कहते हैं, जिसको हम आउटपुट इक्वेशन भी कहते हैं। इससे आगे इन्हीं फैक्टर्स को हम फर्दर डिटेल में 1 बाय 1 भी पढ़ेंगे, इनकी थ्योरीज को पढ़ेंगे। तो यहाँ अब आपने ये इक्वेशन याद रखनी है, C प्लस I प्लस G प्लस NX या X माइनस M। ये हमारी बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स की इक्वेशन है। पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स इसी के ऊपर बेस कर रही होती है। और ये इक्वेशन के जो 4 कंपोनेंट्स हैं यही कंपोनेंट्स हैं जो हमारे हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल सेक्टर है। उसके बाद सर्कुलर फ्लो डायग्राम। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विल शो द इंटरेक्शन बिटवीन 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब ये 4 सेक्टर्स कौन से हैं? अभी जो हमने पढ़े हैं, हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। द फॉलोइंग फिगर शोज a simple circular flow diagram which explains the interaction between households, firms, government and rest of the world। तो यहाँ पर हमें एक सर्कुलर फ्लो डायग्राम दी हुई है। उस डायग्राम में हमें इन 4 कंपोनेंट्स को इंटर रिलेट किया हुआ है। ये एक डायग्राम नज़र आ रही है जो देखने में आपको बहुत मुश्किल नज़र आए, लेकिन बहुत ही सिंपल और बहुत इजी डायग्राम है। इस डायग्राम में सबसे पहले आपने उन 4 सेक्टर्स को देखना है कि वो 4 सेक्टर्स कहाँ कहाँ पर हैं। डायग्राम के बिल्कुल राइट साइड पे आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है जिसमें आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, दैट इज़ फर्म। और बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो बॉक्स बना हुआ है जिसमें आपको एक हाउस नज़र आ रहा है, दैट इज़ हाउस होल्ड्स। और इन दोनों के दरमियान में मिडल में आपको एक जो बॉक्स नज़र आ रहा है, दैट इज़ गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के बिल्कुल नीचे एक बॉक्स नज़र आ रहा है, दैट इज़ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अब इस पूरे सर्कुलर फ्लो में हमने वो 4 सेक्टर्स एलोकेट कर लिए हैं जो अभी हमने पढ़े हैं, हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे हाउस होल्ड से। जैसे हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहा है तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स को। हाउस होल्ड के ऊपर देखें, सबसे जो टॉप एरो है हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ जा रहा है, उसमें देखें सबसे ऊपर लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ लेबर, कैपिटल, लैंड एंड एंटरप्रेन्योर। तो हाउस होल्ड फर्स्ट कंपोनेंट है जो इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सप्लाई कर रहा है फर्म्स की तरफ। और इसी के बिल्कुल साथ एक एरो फर्म्स से हाउस होल्ड की तरफ जा रहा है जिसमें फर्म इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट्स दे रही है हाउस होल्ड्स को। अगर वो लेबर ले रही है तो उसकी वेजेस दे रही है, कैपिटल ले रही है तो उसका इंटरेस्ट दे रही है, लैंड ले रही है तो उसका रेंट, और एंटरप्रेन्योर को उसका प्रॉफिट दे रही है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, और फर्म ने उसकी पेमेंट कर दी। अब हाउस होल्ड के नीचे आपको 2 एरोज नज़र आ रहे हैं जो फर्म्स की तरफ जा रहे हैं और एक फर्म से हाउस होल्ड की तरफ आ रहा है। हाउस होल्ड फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं।
और फर्म पेमेंट्स ले रही हैं हाउस होल्ड से गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि उसकी प्राइसेस हैं। तो ये 4 एरोज समझ आ गए होंगे आपको। अपर टॉप पर जो एरोज हैं वहाँ से स्टार्ट लेना है, और दोनों सेक्टर्स के नीचे 2 एरोज हैं वो भी इनको इंटरलिंक कर रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर को हम देखेंगे। गवर्नमेंट में देखें, दोनों कंपोनेंट्स की तरफ से टैक्सेस आ रहा है। हाउस होल्ड भी गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं और फर्म्स भी हाउस होल्ड को टैक्सेस दे रही हैं। तो इन टैक्सेस के बदले में गवर्नमेंट हाउस होल्ड को वेजेस प्रोवाइड कर रही है। वेजेस मीन्स कि अगर कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो उसको इनकम दे रही है, या कोई रिटायर्ड है तो उसको पेंशन दे रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक पेमेंट हाउस होल्ड की तरफ जा रही है, और इसी तरह से एक पेमेंट फर्म्स की तरफ भी जा रही है। फर्म्स को वो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में उसकी पेमेंट्स देती है। तो ये तीसरा सेक्टर या तीसरा कंपोनेंट भी इन दोनों के साथ लिंक कर रहा है। और जो लास्ट हमारा कंपोनेंट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें हम इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में देखें, 2 एरोज हैं जो हाउस होल्ड के साथ भी लिंक कर रहे हैं और फर्म्स के साथ भी लिंक कर रहे हैं। फर्म्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं अपनी गुड्स, और इंपोर्ट भी कर सकती हैं, और इसी तरह से हाउस होल्ड भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 4 कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, और इसका एक जो फ्लो बनता है उसको हम सर्कुलर फ्लो कहते हैं। द सर्कुलर फ्लो स्टार्ट विद द सर्कुलर फ्लो फ्रॉम households. Households own all factors of productions. The flow of factors of production is shown by the flow from households to the firm. इस फ्लो में सबसे पहला स्टार्ट हाउसहोल्ड से लिया है, जिसमें हाउसहोल्ड ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोवाइड किया है, टॉप 2 एरोज। एज ए प्रोडक्शन यूनिट, firm will buy the factors of production from households and produce goods and services. The role of government in the circular flow is collect tax from households and firms. गवर्नमेंट दोनों से टैक्स ले रही है। Besides spending their income on purchasing goods and services from firms, households will also spend some of income to buy imported goods from rest of the world. हाउसहोल्ड की तरफ से टॉप पर 2 एरोज हैं, उससे नीचे 2 एरोज हैं, और बिल्कुल नीचे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ 2 एरोज हैं। तो हाउसहोल्ड फर्म्स को पेमेंट करने के अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी import या export कर सकते हैं। There are inflows and outflows of income in circular flow due to exports and imports of goods and services to and from rest of the world. Firms भी rest of the world के साथ ट्रेड कर रही हैं, और households भी, और अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके बदले में इनकम आ रही है, that is inflow from rest of the world. और अगर वो imports करते हैं तो उसके बदले में वो पेमेंट दे रहे हैं, that is outflow to rest of the world. उसके बाद aggregate demand and aggregate supply. Aggregate demand refers to the total quantity of output demanded at alternative price levels in a given period of time, ceteris paribus. Aggregate demand simply इसका मतलब कि total quantity demanded है, कि पूरी country की demand क्या है किसी certain price level पर. And aggregate supply refers to the total quantity output supplied at alternative price levels. Aggregate demand and aggregate supply curves are shown in the following figure. यहाँ पर एक डायग्राम दी हुई है। इस डायग्राम में देखें, वर्टिकल एक्सिस पर प्राइस लेवल और हॉरिजेंटल एक्सिस पर रियल जीडीपी लिया हुआ है। इसमें एग्रीगेट डिमांड का कर्व है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है जो कि अपवर्ड स्लोपिंग है। और आफ्टर दिस YF, जहाँ पर आपको वर्टिकल डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, इसके बाद ये सप्लाई कर्व वर्टिकल हो रहा है, बेंडिंग में जा रहा है। The downward slope of aggregate demand and upward slope of aggregate supply intersect at point E. The y-axis represent the overall price index and x-axis aggregate output. Y पर जो प्राइस लेवल है पूरी कंट्री का प्राइस लेवल है, और एक्स एक्सिस पर जो रियल जीडीपी है वो पूरी कंट्री की आउटपुट को शो कर रही है। जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज पॉइंट ई, और वहाँ से जो हमारी आउटपुट आई है वाई स्टेरिक, दैट इज इक्विलिब्रियम आउटपुट, और जहाँ से जो प्राइस आएगी दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस पी स्टेरिक। द एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल एट फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। YF पर एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल है।
वाई स्टेरिक शोज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, विच मीन्स कि जहाँ पर हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हैं, और वाई एफ शोज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जहाँ पर हमारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो रहे हैं और हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है कि हम वाई स्टेरिक से आगे वाई एफ तक प्रोडक्शन कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। Aggregate demand shows a negative relationship between price level and real GDP. Aggregate demand downward sloping है, तो इसका मतलब वो negative relationship show कर रहा है दोनों का। If price level increases, the output will drop. Aggregate demand consists of consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure and net exports. Again यही इक्वेशन जो जीडीपी या आउटपुट की इक्वेशन है उसी को हम एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन भी कहते हैं, दैट इज C plus I plus G plus NX. These are same components. C means consumption of households, I means investment of firms, G means government spending and NX means foreign sector और net exports. तो इसको हम एग्रीगेट डिमांड भी कहते हैं। On the other hand, aggregate supply shows a positive relationship between price level and output. Aggregate supply positively slope है, तो price और output में उसका positive relationship है। Once the economy achieves the full employment, increases in the price level will not change equilibrium output and aggregate supply curve is vertical. इस डायग्राम में देखें, जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो जाता है तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल हो जाता है और उसके बाद प्राइसेस में जितना भी चेंज आए हमारी आउटपुट मैक्सिमम हो जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। The following factors that cause movement and shift in the aggregate demand and aggregate supply curves. यहाँ पर हमें दो डायग्राम्स दी हुई है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की, और उन दोनों में शिफ्टिंग और मूवमेंट दिखाई हुई है। तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड कर्व जो दिया हुआ है, इसमें देखिए मिडिल में जो आपको AD0 नज़र आ रहा है, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है। इसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई में भी AS0 जो मिडिल का कर्व है, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व और दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग। एग्रीगेट डिमांड में जब हम A से पॉइंट B पे मूव करते हैं तो प्राइस लेवल कम होता है और रियल जीडीपी इंक्रीज होती है, और B से A पे जब मूव करेंगे तो प्राइसेस इंक्रीज होंगी, रियल जीडीपी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये मूवमेंट है अलोंग दी एग्रीगेट डिमांड कर्व। इसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई में A से B पे मूव करेंगे तो हमारा प्राइस लेवल और रियल आउटपुट दोनों बढ़ जाएंगे, और B से A पे मूव करेंगे तो प्राइस लेवल और रियल आउटपुट दोनों कम हो जाएंगे। जब हम एक ही कर्व के ऊपर दो पॉइंट्स ले रहे हैं तो दिस इज द मूवमेंट अलोंग दिस सेम कर्व। जब हम डिफरेंट कर्व्स को दे रहे होते हैं तो दैट इज शिफ्टिंग। तो नीचे हमें शिफ्टिंग फैक्टर्स दिए हुए हैं एग्रीगेट डिमांड के। अगर इनकम इंक्रीज हो जाए, इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, टैक्सेशन कम हो जाए, वेल्थ इंक्रीज हो जाए और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाए, तो इससे हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड। और अगर इन चीज़ों में ऑपोजिट हो जाए तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड। इसी तरह से शिफ्टिंग फैक्टर्स दिए हुए हैं एग्रीगेट सप्लाई के, जिसमें अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, प्रोडक्टिविटी कम बढ़ जाए, कॉस्ट कम हो जाए, टैक्स कम हो जाए, तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व इंक्रीज हो जाएगा और वो AS0 से AS1 शिफ्ट हो जाएगा। और अगर इनमें ऑपोजिट चेंज आए तो एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी और वो AS0 से AS2 पे शिफ्ट हो जाएगा। So these are the shifting factors. Thank you. Stay safe.